Hello everyone, how are you all? I hope you all are hale and hearty and doing rock in your studies. So this side Purva Gaur and welcome to Dherbet. So today we are gonna to start our new chapter and the name of the chapter is Some Natural Phenomenon. Okay, we will do all the important question of this chapter. So without wasting our precious time, let's start with question number first. So the question number first is we hear a thunder because what's the reason behind it? Options are a lot of energy is released, air heats up and explode, a lot of charge goes in lightning, clouds bang against each other. So it's obvious that when air heats up and explode, then we hear thunder. Okay. Now the question number 2 is it is safe to be in dash during a lightning. मतलब कि जब लाइटनिंग हो रही होती है तो उस दौरान इनमें से हम ऑप्शंस दे रखे हैं उसे चूज़ करना है कि क्या चीज़ सेफ रहेगी हमारे लिए। ये ऑप्शंस आर ओपन, बिल्डिंग, कार और बस, बोथ बी एंड सी। जब लाइटनिंग हो रही होती है या तो हम किसी बिल्डिंग में हैं या हम किसी कार या बस में हैं, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ हमारे लिए सेफ रहती है। तो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एरियाज फॉलिंग ऑन जॉइंट्स ऑफ सेसमिक पॉइंट्स आर कॉल्ड। यानी कि क्या होता है, मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपके लिए तो कुछ वीक जोन्स होते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? सेफ जोन, फॉल्ट जोन, हाई जोन या नन ऑफ दीज। मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर अर्थक्वेक जल्दी जल्दी होता है या फिर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है ना, तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पर। जैसे कि अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जैसे कि अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा एरिया जैसे कश्मीर हो गया है ना, और हम लोग का सेंट्रल हिमालयाज़ हो गया, और राजस्थान है ना, रन ऑफ कच्छ हो गया। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको बताना है कि वो कौन से जोन में होते हैं, सेफ जोन, फॉल्ट जोन, हाई जोन या नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फॉल्ट जोन में होते हैं, ठीक है, उनको हम फॉल्ट जोन भी बोलते हैं। या तो सेस्मिक जोन बोल दो या फॉल्ट जोन बोल दो, बात एक ही है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन स्केल इज कॉल्ड। It's obvious that it is called Richter scale. Okay, question 5 is the two objects rub against each other will gain electrons, will lose electrons, one will gain electrons and other will lose electrons. तो देखो, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से रब किए जाते हैं तो एक तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, क्वेश्चन 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग लाइटिंग। ये क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इजीली दे दोगे, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, सबने पढ़ी होगी नाइट्रोजन साइकिल। ओके, सो ऑप्शंस आर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन एंड नन ऑफ दीज। तो लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होती है, एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी भी करती है, उसके पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइटनिंग ऑलवेज फॉलो। लाइटनिंग क्या चीज़ फॉलो करती है हमेशा? अ थंडर, रेन पोर, विंड या नन ऑफ दीज। तो लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज अ थंडर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज द नेचुरल फिनोमिनन विच आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट अकॉर्डिंगली इज। यानी कि एक ऐसा नेचुरल फिनोमिनन है जिसको हम पहले से एडवांसली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। योर ऑप्शंस आर साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, अर्थक्वेक या ऑल ऑफ दीज। तो हम अर्थक्वेक को एडवांसली पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इस जगह पर अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम। अर्थिंग बेसिकली हमें ये बताना है कि अर्थिंग क्या है, अर्थिंग किस चीज़ की प्रोसेस है। द अर्थ टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ या नन ऑफ दीज। तो अर्थिंग में क्या होता है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है टू द अर्थ, यानी कि देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इस अर्थिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में ट्रांसफ़र होता है, यही अर्थिंग कहलाती है। और अर्थिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अर्थिंग जो होती है मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो जो बड़ी टॉल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वहाँ पर ये होती है ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह से बचाया जा सके, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 is the electrical charge can be transferred
from a charged object to another charged object are? Options are non-metal insulator, metal conductor, and none of these. So it's obvious that it should be a metal conductor. Now the question number 11 is the dense ये एक मिनट, तो यहाँ पर ये डिवाइस लिखा हुआ है, ठीक है, शायद आपको भी समझ नहीं आया होगा, बट कोई बात नहीं. ओके, द डिवाइस यूज टू टेस्ट, कितनी सारी मिस्टेक्स हैं, बट नो प्रॉब्लम. ओके, द डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज कॉल्ड. यानी कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि यूज़ की जाती है टेस्ट करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, ठीक है. तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमीटर, चार्ज स्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप या नन ऑफ दीज. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन रबिंग डैश इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. यानी कि रब करने पर, जब कभी भी हम टू ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? योर ऑप्शंस आर स्टैटिक करंट, both A and B and none of these. तो static electricity is produced on rubbing. Okay. Now the question number 13 is a charged balloon dash a charged balloon. एक चार्ज बैलून दूसरे चार्ज बैलून को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा? ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो एक जो चार्ज बैलून होता है वो दूसरे चार्ज बैलून को रिपेल करेगा, ठीक है. ओके, अगर मैं एक और बात बताऊं आपको, तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज अ चार्ज बैलून अ चार्ज रिफिल. यानी कि कोई भी एक चार्ज बैलून है, एक चार्ज रिफिल है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, क्योंकि एक पर होगा नेगेटिव चार्ज, एक पर होगा पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई. क्वेश्चन 15 इज लाइटनिंग सेट द स्पार्क फ्रॉम अवर क्लोथ द सेम फिनोमिनन. तो ऑफकोर्स ये बात है कि हाँ, ये एक सेम फिनोमिनन होता है. जो हमारे क्लोथ होते हैं, जैसे कि वूलन क्लोथ वगैरह आपने देखे होंगे, तो उसमें से क्या होता है कि स्पार्क जनरेट होता है, वो सेम फिनोमिनन पर बेस्ड होती है लाइटनिंग भी, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा? येस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज when glass rod is rubbed with silk cloth then the glass rod has negative charge, positive charge, sometimes negative charge and sometimes positive charge या no charge. तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स कोई भी क्लियर प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है, वो एक्रेलिक प्लास्टिक वगैरह जो भी कुछ होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, मतलब रब करने पर ऐसा होता है. और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स वगैरह है ना, जैसे कि पॉलीथीन शीट्स वगैरह होता है, कॉम्ब वगैरह होता है, ये सारे रब करने पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं. तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, अब वो तो आपका क्लियर हो गया होगा, बट इसका आंसर होगा नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज when ebonite rod is rubbed with woolen cloth then ebonite rod has a negative charge, positive charge, sometimes negative charge and sometimes positive charge या no charge. तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज, उप्स आंसर दिख गया बट नो प्रॉब्लम. सेम चार्ज बॉडीज, जो सेम चार्ज बॉडीज होती है, बट ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था ना, तो ये तो आपको आता ही होगा. जो सेम चार्ज बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल करती हैं, या फास्ट अट्रैक्ट एरिड, देन पहले तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे एंड देन फिर एक दूसरे को रिपेल कर देंगे. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेम चार्ज बॉडीज़ हैं, डेट्स वाई. अगर वो अपोजिट चार्ज की होती तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज अपोजिटली चार्ज बॉडीज, ऑफ कोर्स ये बात है, अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग मैथड. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं
यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड हो सकता है। योर ऑप्शंस आर फ्रिक्शन, कांटेक्ट, इंडक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो देखो हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं तीनों मेथड्स की हेल्प से, ठीक है। क्वेश्चन 21 इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज रब दैन इट इज। जब ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वर्न आउट, चार्ज, स्पॉइल्ड या नॉट चार्ज। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो दूसरा गेन कर लेता है, जो गेन करता है वो चार्ज हो जाता है। Now the question number 22 is when two charged bodies are brought near each other then there is a। जब दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे को पास में लाई जाती हैं तो क्या होता है उनके बीच में, अट्रैक्शन होता है। आइदर अट्रैक्शन रिपल्सन, या तो अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर रिपल्सन भी हो सकता है। रिपल्सन होता है या नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्सन। तो जब दो चार्ज बॉडीज बॉट नियर ईच अदर तो उनके बीच में क्या होगा भाई, जब दोनों ही चार्ज हैं तो हमें ये नहीं पता ना कि एक पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ इसने ये बोला है कि दो चार्ज बॉडीज़ हैं तो मे बी एक पे पॉजिटिव हो सकता है एक पे नेगेटिव हो सकता है। अगर दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो वो रिपेल करेंगी, अगर अपोजिट चार्जेस हुआ तो वो अट्रैक्ट करेंगी। तो इसका क्या हो जाएगा, आइदर पॉजिटिव मतलब आइदर अट्रैक्शन आइदर रिपल्सन, यानी कि या तो रिपल्सन भी हो सकता है अट्रैक्शन भी हो सकता है, हमें पता नहीं है कि उसका नेचर क्या है, डेट्स वाई। ओके, क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव चार्ज। इनमें से नेगेटिव चार्ज किस पर होगा, इसलिए मैंने आपको पहले वो कंसेप्ट बताया था जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला था कि नेगेटिव चार्ज कौन गेन करेगा और पॉजिटिव चार्ज कौन गेन करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इनमें से कौन पर होगा, वुलन क्लॉथ, कॉम, पेपर या कॉटन क्लॉथ। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो होगा कॉम पर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन हेल्प अस डिटेक्ट चार्ज इज कॉल्ड। कोई मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया है बट अगेन इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसकी हेल्प से हम ये नेचर पता कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का कि वो चार्ज है या नहीं है, या फिर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग when rubbed with dry hair does not attract small pieces of paper, कैंडल, स्टील बॉल, पीस ऑफ थर्माकोल या प्लास्टिक बोतल। तो ऑप्शन में से आपको देखो कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, स्टील बॉल, ठीक है। जब हम उसको रब करेंगे ड्राई हेयर पर तब वो पेपर के जो पीसेस होते हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 इज लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू। लाइटनिंग क्यों होती है, रेन की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होती है, विंड की वजह से होती है या लॉर्ड वरुण्स एंगल की वजह से होती है। एक्चुअली देखो यहाँ पर ये एंगल नहीं एंगर होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया ऑप्शन। बट देखो आपने अगर अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि पहले के जो ग्रीक लोग हुआ करते थे वो मानते थे कि जो उनके भगवान होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, है ना, गुस्सा होने की वजह से और लाइटनिंग होती है। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मिसकंसेप्शंस था उनका, है ना। लेकिन हमको बाद में साइंटिफिक रीजंस पता चले कि लाइटनिंग क्यों होती है, बेसिकली चार्ज की वजह से होती है। तो ऐसा मानते थे ग्रीक लोग भाई कि हमारे भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं और वो उनका गुस्सा होता है जो कि लाइटनिंग के रूप में आता है, ठीक है। तो लाइटनिंग क्यों होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होती है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 27 इज अ लाइटनिंग। यहाँ पर भी गलत हो गया है, डायटेक्टर लिख गया है बट ये एक्चुअली डायटेक्टर नहीं है, यहाँ होना चाहिए अ लाइटनिंग कंडक्टर। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मोव्स लाइटनिंग, सेव बिल्डिंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या होता है, ये बिल्डिंग्स को, हम लोग की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से बचाता है, यानी कि वो अर्थिंग हो जाती है ना, उसकी जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो अर्थ में चले जाता है और हमारी जो बिल्डिंग होती है वो बच जाती है, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 इज शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ का शेक होना क्या कहलाता है, वॉल्केनो, सुनामी, अर्थक्वेक या बोथ बी एंड सी। तो शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन से कौन इजिली चार्ज नहीं हो सकता है, अ प्लास्टिक स्केल, अ कॉपर रोड, अ इन्फ्लेटेड बैलून या सॉइल क्लॉथ। तो ऑब्वियसली बात है अ कॉपर रोड कांट बी इजिली चार्ज बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, ठीक है।
Now the question number 30 is, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod and the cloth both acquires positive charge, becomes positively charged, while the cloth has a negative charge, and the cloth both acquire negative charge, becomes negatively charged with the cloth has a positive charge. Oops. ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से समझो एंड देन आंसर दो. तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ग्लास रॉड पर और क्लॉथ विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं हम लोग के एमसीक्यू फॉर्म ख़त्म होते हैं, और ये कुछ हम लोग के मैच द फॉलोइंग है या फिर ट्रू फॉल्स हैं, तो वो आप खुद से ट्राई करिएगा. अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो आप कन्फ्यूज़न, अपना कोई भी डाउट हो सकता है आप लोग का, तो आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच.